मनदीप सिंह से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ हैं। मनदीप जी बताइए, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मैंने ये अपना घर शिफ्ट किया था और घर शिफ्ट करने के बाद मैंने इनके कॉल सेंटर में, बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपना एड्रेस भी चेंज करवाया था जी। तो उसके बाद जब एड्रेस चेंज करवाने के बाद मैंने अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह शुरू करी और मेरे पास कोई भी उनकी स्टेटमेंट नहीं है। आपने जो एड्रेस चेंज करवाया था उसका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या कुछ रेफरेंस नंबर? सर्विस रिक्वेस्ट नंबर उन्होंने मेरे को दिया था, लेकिन मैंने वो लिखा नहीं, बिकॉज उन्होंने कहा था कि सर विद इन 24 आवर्स आपकी 48 आवर्स आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी और आपके नए वाले स्टेटमेंट। आपके पास कोई SMS आया था या लेटर आया था कि आपका एड्रेस चेंज कर दिया? नहीं, मेरे पास SMS भी नहीं आया था और लेटर भी नहीं आया था, लेकिन रिक्वेस्ट नंबर के लिए उन्होंने मेरे को बोला था कि सर दिस इज योर रिक्वेस्ट नंबर। अभी तक आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आपका एड्रेस वाकई में चेंज हो गया है बैंक के रिकॉर्ड्स में? उसके बाद फिर मेरे पास जब मेरे को 2 महीने के बाद जब मैं ट्रांजैक्शन अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने लगा तो ब्लॉक हो गया था ड्यू टू ओवर ड्यू। तो उस समय मेरे को याद है कि मुझे पेमेंट करनी है और मेरी स्टेटमेंट नहीं आ रही है। और मैंने फिर बैंक को कॉल किया तो बैंक सेड कि आपका सर, उन्होंने मेरे को पुराने वाला ही एड्रेस बताया मेरा जी। एंड देन इसका मतलब एक तो आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये बताइए कि आप इस बीच में जब खरीदारी कर रहे थे तो आपको पेमेंट तो अपने हिसाब से थोड़ी करते ही रहना चाहिए था, आपको स्टेटमेंट पेमेंट मुझे एक्चुअली मैं इतना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ, मोस्टली डेबिट कार्ड ही यूज करता हूँ जी। तो शायद मेरे ख्याल से पेमेंट नहीं होगा, इसके कारण उन्होंने मेरा ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दिया होगा। जब मैंने इसको एक दिन आपने दोबारा वहां पर बात करके वो रेफरेंस नंबर निकलवाने की कोशिश की जिसके तहत आपने अपना एड्रेस चेंज करवाने की रिक्वेस्ट की थी? मैंने रेफरेंस नंबर नहीं निकलवाने की कोशिश की, फिर मैंने उनको दोबारा कॉल किया था कि आप मेरा एड्रेस चेंज कराया, आपने अभी तक एड्रेस चेंज क्यों नहीं किया। तो उन्होंने सेकंड कॉल के बाद मेरा एड्रेस चेंज किया और उसमें मेरे को सारी लेट फीस वगैरह लगकर आई और उसके बाद फिर मेरी काफी देर फाइट भी चलती रही बिकॉज वाई शुड आई पे माई लेट फीस, बिकॉज मेरा फॉल्ट तो नहीं एज अ कस्टमर मैंने सारी। अब उन्होंने मान लिया है और क्या उन्होंने आपको रिवर्स किया है कुछ या फिर रिवर्स उन्होंने मेरे को कुछ नहीं किया। तो फाइनली कुछ टाइम तक हमारी ऐसी फाइट चलती रही उनके साथ, तो फाइनली उन्होंने कहा कि हम आपकी सेटलमेंट करवा देते हैं, तो मैंने सेटलमेंट करवाया है। उसके बाद मैं जब नया क्रेडिट कार्ड बनवाने गया या फिर लोन लेने गया तो दे हैव मेक मी एज अ डिफॉल्टर फॉर अ बैंक। तो इसमें पहली लापरवाही तो क्लियरली मनदीप सिंह जी की है कि आप जो बात करते हैं ये मानिए कि आपने कुछ किया ही नहीं। जिस चीज का आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, जिस चीज को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, वो चीज आपने की कि नहीं की, उससे कुछ फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ता। तो सबसे पहले क्लियरली ये बात है कि आपने कॉल सेंटर में फोन करके एड्रेस चेंज करने के लिए कहा होगा, लेकिन उसका अगर कोई सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं है, टाइम और डेट नहीं है आपके पास, तो ये आप मान के चलिए कि ये गलती आपसे हुई है। तो वो उसकी वजह से जो लेट पेमेंट फी और जो ब्याज लगे होंगे वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि गलती मेरे ख्याल से क्लियरली आपकी है। लेकिन क्या गलती आधी नहीं होना चाहिए? इन्होंने अपनी तरफ से मान लीजिए सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं भी लिया, लेकिन अपनी तरफ से रिक्वेस्ट तो कर दी कि एड्रेस चेंज कर दीजिए मेरा। अब कैसे प्रूव करेंगे? ये तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कर दिया। अब बैंक तो ये कहेगी कि इन्होंने कभी हमें फोन किया ही नहीं, तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि इन्होंने फोन एक्चुअली किया था? ये जो एक आदमी की टेंडेंसी होती है कि वो फोन पर ज्यादा विश्वास करता है क्योंकि एक इंसान से बात करता है, न कि वो जाके या तो लिखित में दे, या अगर फोन पे भी बात करता है तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को अच्छे से नोट कर ले, डेट और टाइम को नोट कर ले, तो वो आगे प्रूफ हो सकता है। उसके बिना मेरे ख्याल से इसमें कुछ करना बहुत मुश्किल होगा। अब क्योंकि नाम से और दूसरी बात है जी तो क्लियर, हाँ, तो ये एक अनदर प्रॉब्लम है कि जब कस्टमर सेटल करते हैं तो कस्टमर्स को ये पता रहना चाहिए कि अगर बैंक अपनी गलती नहीं मान रहा है, बैंक क्रेडिट ऑफ कर रहा है कि 17 है, चलो आप 7 दे दीजिए, हम सारे को ऑफ मानेंगे, उससे आपकी जो गलती है कि आपने 10,000 रुपए नहीं दिए, सपोजेड जो गलती है आपकी वो गलती रहेगी और आप 10,000 के डिफॉल्ट में रहेंगे। और क्लियरली सिबिल के रिकॉर्ड्स में वो डिफॉल्ट रहेगा। और सिबिल इज अ रिकॉर्ड ब्यूरो, चाहे आपका अच्छा रिकॉर्ड हो चाहे बुरा रिकॉर्ड हो, तो सिबिल में से नाम नहीं निकल सकता आपका। अब ये फैक्ट दैट 10,000 रुपए का डिफॉल्ट है वो तो निकल नहीं सकता। उसका तो एक ही तरीका है कि आप बैंक के सामने प्रोसीड कीजिए, आप या तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाइए या आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, और बैंक के सामने अगर आप एक्शन लेंगे और अगर डिसीजन आपके फेवर में आता है तो आपका नाम जो है, आपका जो सो कॉल्ड डिफॉल्ट है वो सिबिल के रिकॉर्ड्स में से निकल जाएगा, बैंक को निकालना पड़ेगा जी। वरना ये तो रहेगा एक काला धब्बा आपके रिकॉर्ड पर, जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब फ्यूचर में आप कोई भी लोन लेने जाएंगे तब। अगला सवाल लेते हैं हम सुरेंद्र नाथ का, जोधपुर से हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए, आपका क्या है? हाँ नमस्ते जी, बताइए। एक्चुअली ऐसा है सर कि करीबन दिसंबर 2005 में मेरे पास में ICICI बैंक का एक एजेंट आया था और उसने कहा था कि आप क्रेडिट कार्ड हमारा लीजिए जी।
उसके लिए मैं इंटरेस्टेड था नहीं, मैंने उसको मना कर दिया। 3-4 विजिट के बाद में उसने मुझे काफी फायदे और ये बताया, तो मैं कहा मुझे नहीं इंटरेस्ट है। इवन देन उसने काफी प्रेशराइज किया, रिक्वेस्ट की, तो ठीक है मैंने ले लिया जी। लेकिन मैंने उसको पूछा था, मैं कि इसमें मुझे क्या जमा कराना पड़ेगा, कि इसको अनटिल अनलेस आप इसको यूज करो आपको कुछ भी नहीं देना है और लाइफ लॉन्ग के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करना है टिल यू यूज इट। तो ठीक है, मैंने फॉर्म फिलअप करके दे दिया उनको जी। उसके करीबन 1.5-2 महीने बाद में एक फोन आया था मेरे पास, मैं कहा 500 रुपए जमा करवाइए और उस कार्ड को एक्टिवेट कीजिए। तो आई रिफ्यूज, मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है कार्ड की। और ठीक है, कार्ड मैंने लिया है, ये तो मैं कह ही रहा हूँ मैंने लिया है, मैंने साइन किए हैं बिल्कुल, लेकिन ये अमाउंट जमा कराने के लिए उसने कहा था कि आप जब तक यूज नहीं करोगे आप जमा नहीं कराना। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो आपको कराना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मुझे कार्ड नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए, एड्रेस बताइए जी। तो उन्होंने काट दिया फोन। फिर ऐसा करके फिर मेरे पास घर पे कुछ चिट्ठियां आती रही, कुछ आई कुछ नहीं आई, ऐसा करके अमाउंट कुछ 2000-4000 हो गया, वहां जाके ब्लॉक हो गया जी। फिर उसके बाद में मैं आई एम ए डॉक्टर वर्किंग इन हॉस्पिटल जी, मुझे टाइम इतना मिला नहीं कि मैं कुछ कार्रवाई करूं जी। और इस बीच में अब स्टेटस क्या है जी? अब क्या स्टेटस है? अब स्टेटस ये है कि मुझे बैंक के थ्रू पता चला कि उन्होंने मेरी वाइफ के नाम की एक हेल्थ पॉलिसी बना दी जी, जो कि मुझे मिली नहीं, नेवर आई अप्लाइड फॉर दैट। और उसका अमाउंट कैसे उसमें ट्रांसफर किया उन्होंने, और वो मनी बढ़ाते बढ़ाते 18,000 समथिंग पे लाके ब्लॉक कर दिया जी। इस बीच में घर पे उन्होंने मेरे दो बार कुछ अनवांटेड पर्सन्स भी भेजे थे जिनके पास में बैंक का कोई आईडी कार्ड नहीं था जी, कि आप रिकवरी के लिए आए हम। बहुत ही स्ट्रांग केस बना सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दोनों रेगुलेटर्स का इसमें क्लियर गाइडलाइंस है। जो इंश्योरेंस के रेगुलेटर्स हैं IRDA और ऑफ कोर्स बैंक के जो रेगुलेटर हैं RBI, दोनों की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप कस्टमर की प्रोएक्टिव अप्रूवल, मतलब ये नहीं आपकी उन्होंने भेज दिया और अगर आप नहीं कहेंगे, अगर उसको आप ना नहीं कहेंगे तो पॉलिसी आपको चाहिए ऐसा हम मानेंगे। दे हैव टू टेक एन प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर पॉलिसी इशू करने के पहले, जो कि क्लियरली ये बता रहे हैं कि इन्होंने नहीं दी है। तो इनको अब तो काफ़ी पत्र व्यवहार वगैरह भी शायद बैंक के साथ हो चुका होगा, चाहे मामला कितना भी ओल्ड हो। अभी भी मेरे ख्याल से इनको तुरंत दोनों ओम्बड्समैन में जाना चाहिए। इनको बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी कंप्लेंट करनी चाहिए और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में भी कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर ये दोनों जगह कंप्लेंट करेंगे तो इनको रिलीफ पक्की मिलेगी, इसमें मुझे कोई बिल्कुल भी शक नहीं है।